बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं दैट इज नोन एज फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक और हर्ट्ज दो साइंटिस्ट थे, जेम्स फ्रैंक और गस्टव हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज था, गस्टव हर्ट्ज, ये जो एक्चुअल हर्ट्ज जो आप पढ़ते आ रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी का आपका यूनिट है हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज है वो, ये उसका नेफ्यू था। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 1914 में ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट ने क्या दिया, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। यानी एनर्जी लेवल्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। ये कॉन्सेप्ट, इसका ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया। और ये प्रूफ यानी इस बात का भी प्रूफ है कि बोहर की थ्योरी का, क्योंकि बोहर ने ये बात बताई थी कि only those orbits are possible for which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h over 2 pi। बोहर ने बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस जगह को हम ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिट जो है उन सब की एनर्जी अलग-अलग होती है। तो ये चीज प्रूफ हुई इस एक्सपेरिमेंट से। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का, वो ये आपके सामने है। इसके मुताबिक उन्होंने क्या किया, एक एवाक्यूएटेड ट्यूब ली और उसके अंदर प्योर मरकरी ड्रॉप जो है उसको सील किया और इसका टेम्परेचर वो लेकर गए तकरीबन 185 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि हमें मरकरी की जो है वो इतनी डेंसिटी मिल जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उनका कोलिजन हो सके। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही हैं। वो चीजें क्या क्या हैं, ये फिलामेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे, इजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसे हीटअप करेंगे आप सप्लाई से, 6 वोल्ट की सप्लाई मौजूद है। फिर क्या होगा, यहां आप देख रहे हैं कि ये जो पहली ब्लैक लाइन है, अच्छा ये तो आपको नजर आ रहे हैं, ये मरकरी के एटम्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इनके मुकाबले में बहुत छोटा है, मरकरी एटम बहुत बड़ा है। आगे आप देखते हो कि एक्सेलरेटिंग ग्रिड है। एक्सेलरेटिंग ग्रिड का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है बिटवीन दिस फिलामेंट और ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये है 0 से लेके 40 वोल्ट तक, ये वेरी करेगा। इसको भी हम वेरी करेंगे और देखेंगे इससे होता क्या है वेरी करने से। फिर उसके बाद क्या है, आगे कलेक्टर है। कलेक्टर प्लेट जो है उसका इलेक्ट्रोमीटर है, ये पूरा सेटअप इलेक्ट्रोमीटर के साथ अटैच्ड है। और ये जो कलेक्टर प्लेट है, यहां जो है रिवर्स पोटेंशियल लगा हुआ है। देखें यहां नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है। ये 1.5 वोल्ट है और ये क्या करेगा, यानी यहां जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा ये उसको पुश बैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव है कि यहां ना हो। लेकिन अब अगर एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास तो वो इसको क्रॉस करके यहां कलेक्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी कम होगी तो यहां कलेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, ये जो एरिया है ये वाला, ये रिलेटिवली बड़ा एरिया है। यानी ये तकरीबन कितना है, ये है अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। और ये वाला जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी एक्सेलरेटिंग ग्रिड प्लेट और ये कलेक्टर के दरमियान में जो एरिया है ये रिलेटिवली वेरी स्मॉल है। और ये कितना है, ये तकरीबन 1 मिलीमीटर है। अब बड़ा आसान सा काम है, बड़ा मजेदार है ये। वैसे बच्चे इसको पढ़ते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या मुसीबत है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां क्या होगा, आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, फिलामेंट को आपने अलाउ किया कि यहां से इसको हीटअप करें। ये जो फिलामेंट की सप्लाई है, इसने फिलामेंट को हीटअप करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुए। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कोलाइड होना शुरू हुए किसके साथ, मरकरी एटम्स के साथ। यानी मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन आया और ये आके मरकरी एटम से कोलाइड हो गया। ठीक है, ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, द वन इन विच बोथ मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या होगा, यहां ये बहुत जरा सी अपनी एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो इसके पास इनफ एनर्जी होगी, सफिशिएंट एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएगा। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मामला है, जाहिर है यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे और बहुत बड़ी तादाद में यहां जाहिर है मरकरी के एटम्स भी मौजूद हैं। तो ये कोलिजन्स चलता जा रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होने की वजह से ये इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर लेते हैं और यहां कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं।
कलेक्टर पे पहुंचते हैं तो यहाँ करंट आगे बढ़ना जाता है और करंट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता रहता है। ये हम अगली डायग्राम देखेंगे। उस डायग्राम के अंदर ये जो सिचुएशन है ये आपको दिखाई देगी 0 से लेके ए तक। समझे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहां तक आपके पास जा रहा है ए तक। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जब ये से टकराएंगे तो ये करंट आपने देखा कि इंक्रीज होता चला जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये करंट है और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। जब ये अब आप क्या करेंगे, फर्दर इंक्रीज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ये वेरिएबल है, इसको आप 0 से 40 के दरमियान कहीं वेरी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। जब आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। याद रखिए कि वोल्टेज इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होते बल्कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, वी के। वी पोटेंशियल है और ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो V जितना बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये ज्यादा एनर्जी से यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो अब क्या होगा, जो कोलिजन होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ है ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत तेज बहुत बड़ी एनर्जी से आ रहा है यहाँ, जब इससे स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, ये जो कोलिजन होगा ये अब इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा बल्कि ये इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट लूज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द एटम। इलेक्ट्रॉन अपनी तकरीबन सारी की सारी एनर्जी लूज कर देगा एटम पर। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, एटम विल रेजिस्ट टू इट्स एक्साइटेड स्टेट। एटम कहां होगा, अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी पहला डिस्क्रीट लेवल आपको यहां मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इन्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे, अपनी पूरी एनर्जी इन पे खर्च कर देंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है, जो यहां लगा हुआ है बिटवीन ग्रिड एंड कलेक्टर, इसको ओवरकम कर सकें, इसलिए वो यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, कोई यहां रह गया, कोई यहां रह गया, यहां रह गया, यहां रह गया, ये इससे आगे नहीं जा सकेंगे। और नतीजा क्या निकलेगा कि अब जब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेंगे तो करंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ये जो करंट का ड्रॉप है ये आपको नजर आएगा यहां, ऐसे करके ये करंट ड्रॉप होके यहां, जिसको आप कहते हैं ए पॉइंट तक आ गया समझो। अब आप फर्दर इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, जो आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको फर्दर इंक्रीज करेंगे। फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एक्सेलरेटिंग एरिया है, ये जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन वाला एरिया है, यहां जो इलेक्ट्रॉन फंस गए थे, ये बहुत ज्यादा, इनको जब पोटेंशियल हाई होगा तो ये फिर एनर्जाइज हो जाएंगे। एनर्जाइज होके अब क्या होगा, ये इस बैरियर को क्रॉस करना शुरू कर देंगे, ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल वाला बैरियर है। जैसे जैसे बैरियर क्रॉस करते जाएंगे, यहां कलेक्टर पे जमा होते जाएंगे ग्रिड पे, और ग्रिड पे जमा होने की वजह से क्या होगा कि करंट जो है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड करंट मिलेगा, जो समझे आप यहां आ गए बी तक। अब बी पर जब पहुंच गए, इसके बाद क्या हुआ, अपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिर इंक्रीज किया। जब आपने इसको इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल गई कि मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन चला था, इसने पहले नंबर 1 एक मरकरी एटम को हिट किया और हिट करके उसको उसके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। फिर ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के इसने दूसरे मरकरी एटम को हिट किया और उसको भी एक्साइट कर दिया। एज अ रिजल्ट खुद ये बिल्कुल इसकी एनर्जी खत्म हो गई और ये लो एनर्जी लो प्रोफाइल में यहां आके खड़ा हो गया है। इलेक्ट्रॉन जो है अब इसमें आगे जाने की ताकत नहीं रही। इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए उसमें से मेजॉरिटी ने क्या किया, इनइलास्टिकली कोलाइड किया। इस दफा एक एटम के साथ नहीं बल्कि 2 एटम्स के साथ कोलाइड किया, अपनी सारी एनर्जी लूज की। एज अ रिजल्ट ये ग्रिड तक नहीं पहुंच सके, रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर सके। तो क्या हुआ कि करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया और फिर से एक डिप हमें मिली, और जिसको हम कहते हैं सी। हम कहेंगे कि अब ये कहां आ गया, सी तक आ गया। फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस, फिर आप इंक्रीज करोगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, फिर इनमें एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रुक गए थे ये फिर इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके फिर ग्रिड पे पहुंचेंगे। ग्रिड पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, फिर से आपके पास ऊपर जाना शुरू करेगा करंट, डी कह लीजिए इसको, डी पे पहुंच गए। फिर आपने पोटेंशियल इंक्रीज किया, अब क्या होगा, अब ये 2 की जगह 3 एटम को एक्साइट करेंगे, इतनी एनर्जी आ गई। एज अ रिजल्ट खुद उनकी एनर्जी शॉर्ट हो गई, नहीं क्रॉस कर सके, फिर वापस से आपको डिप मिला, इसको आपने कहा ई। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। ये इसका ग्राफ अभी हम बनाकर देखते हैं पूरा डिटेल में और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि यहां तक अब आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो उसमें जो ग्राफ है, उस ग्राफ को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो
सेपरेशन है बिटवीन एडजेसेंट मिनिमा एंड मैक्सिमा वो तकरीबन कितनी बनती है? वो बनती है 4.9 प्लस माइनस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ग्राफ जो है आपका वो बना हुआ है एक्सलरेटिंग वोल्टेज के दरमियान में और करंट के दरमियान में, और करंट कितना है? 0.5, 1, 1.5, 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 एम्पेयर है। यानी जो दोनों की सेपरेशन है वो तो तकरीबन 4.9 आ रही है यहाँ, लेकिन जो फर्स्ट मिनिमा है वो कहां पर आ रहा है? वो आ रहा है तकरीबन 7.1 पे। आप देखो जरा जाओ आगे, ये 5 है, ये 6, तकरीबन ये 7.1 पे कहीं ये मिनिमा आ रहा है। हम कह रहे हैं 4.19 आ रहा है 7.1, क्यों? ये फर्क कितना है? फर्क है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये फर्क किस वजह से आ रहा है? ये फर्क इस वजह से आ रहा है कि फिलामेंट और कलेक्टर दोनों जो है वो मुख्तलिफ मेटल से मिलकर बने और दोनों का वर्क फंक्शन अलग-अलग है। आपको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस या टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन क्योंकि मुख्तलिफ है दोनों का, फिलामेंट का लो वर्क फंक्शन है और कलेक्टर का हाई वर्क फंक्शन है, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड है कि कलेक्टर से जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल अप किया जाए। फ्रैंक और हर्ट्ज ने सिंपल एम मीटर और वोल्ट मीटर की मेजरमेंट्स को यूज करते हुए ये साबित किया, दिखाया कि एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम की एक्सेप्ट करते हैं, इसके सिवा नहीं करते। यानी इस बात का मतलब क्या है? बोर ने क्या कहा था? बोर ने यही कहा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी जो बोहर्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या हैं? डिस्क्रीट हैं, सर्टेन जगह पर। ऐसे नहीं है कि आप ये एक ऑर्बिट है, यहां से आप थोड़ा आगे बढ़े तो फिर ये ऑर्बिट आ गया, नहीं, एक खास डिस्टेंस पर बने हुए हैं, एक खास फैक्टर से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बोहर के ऑर्बिट्स चलते चले जाएंगे। ये अलाउड स्टेट है। यानी एक एटम ऐसा है, सिंपल, ये मिसाल के तौर पे ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हम बात कर रहे हैं हीलियम की। ये इस वक्त अपनी ग्राउंड स्टेट में है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट इसकी कौन सी है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, यानी डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। और यही बात यहां दिखाई दे रही है कि डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। यानी जो मिनिमा और मैक्सिमा है उनके दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना है? तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो फर्स्ट के दरमियान है वो है 7.1। क्यों? क्योंकि जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट है दोनों का, फिलामेंट का भी और कलेक्टर का भी। अब आगे चलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स हैं उनके साथ इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो है वो मैच हैं, ये उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, और एनर्जी लेवल जो है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का आइडिया बोहर का, वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके केस में जब मरकरी एटम एक्साइट हुआ तो डी एक्साइट होते वक्त उसने क्या किया कि एक सिंगल फोटोन एमिट आउट किया, और सिंगल फोटोन एमिट आउट करने की वजह से क्या हुआ कि इसने वही रिजल्ट दिया जो बोहर ने पोस्टुलेट किया था। और बोहर की पोस्टुलेशन जो थी वो क्या थी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू hc/Δe। इसको यूज करते हुए वैल्यू निकाली गई थी 253 नैनोमीटर। और वो क्या थी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू hc/Δe। लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, डेल्टा E जो है वो डिफरेंस इन एनर्जी है। तो ये जब यूज करें तो रिजल्ट बनता है 253 नैनोमीटर। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया 254 नैनोमीटर, विच इज जस्ट एग्रीड विद दिस रिजल्ट। और ये कब मिला उन्हें? जैसे ही एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एक्सीड हुए 4.9 वोल्ट से, तो इस वैल्यू की जो है वो रेडिएशन एमिट आउट हुई। तो ये डायरेक्ट कंफर्मेशन है बोहर्स की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की, और इस कंफर्मेशन की वजह से फ्रैंक और हर्ट्ज को नोबेल प्राइज दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।